नमस्कार। इससे पहले आप चार महाद्वीपों के मानचित्र से भली भांति रूबरू हुए। चार महाद्वीपों के मानचित्र के बारे में मैंने आपको अच्छे से उन मानचित्रों से परिचय करवाया। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। आज अफ्रीका महाद्वीप की बारी है। मैं आपको अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र से और कुछ विशेषताओं से भली भांति आज परिचित करवाऊंगा। अफ्रीका एशिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये मैं जब महाद्वीप का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ मैंने सभी महाद्वीपों का क्रम लिखवाया है, सातों महाद्वीपों का कि आकार के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो अभी आपने देखा कि अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए अफ्रीका के बारे में जानने से पहले कुछ बातें जान लें। अफ्रीका के उत्तर में ये जो लाल लाल कलर का जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये सागर है, छोटे छोटे सागर है। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है। मैंने यूरोप पढ़ाते समय भूमध्य सागर के विषय में आपको अच्छे से बताया था। अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है। अफ्रीका, भूमध्य सागर और उत्तर में यूरोप महाद्वीप। अफ्रीका के पूर्व में एक सकरा सागर है, इसे आप कहते हैं लाल सागर। आप अच्छे से जानते हैं यह लाल सागर के पूर्व में यह अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप अफ्रीका का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया है कि अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच में जो सकरा सा जल वाला क्षेत्र है इसे हम कहते हैं लाल सागर। अरब प्रायद्वीप एशिया का हिस्सा है। सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात वगैरह देश इस प्रायद्वीप पर है, लेकिन ये एशिया का हिस्सा है। अरब प्रायद्वीप ये अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। तो अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर। आप जानते हैं कि अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर है। हिंद महासागर के उत्तर में भारत बसा है। यहाँ पे ये हिंद महासागर के उत्तर में भारत बसा हुआ है। हिंद महासागर, पश्चिम में अफ्रीका और अफ्रीका के पश्चिम में अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अफ्रीका, हिंद महासागर, भूमध्य सागर और ऊपर यूरोप। अरब प्रायद्वीप, ऊपर एशिया। तो ये है मोटा मोटा लोकेशन अफ्रीका का। आइए अब अफ्रीका के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अफ्रीका दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। लिखना है, लिखते जाइए। तीनों प्रमुख रेखाएं, तीनों प्रमुख वृत्त, विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी। विषुवत अर्थात 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इनको हम नाम देते हैं विषुवत, कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या नाम देते हैं, मकर। तीनों रेखाएं अफ्रीका से होकर गुजरती हैं और एकमात्र ये ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका। लिखते जाइए। अफ्रीका में टोटल 55 देश हैं। हमने सभी देशों का मानचित्र में सभी देशों को लोकेट नहीं किया है। अफ्रीका में 55 देश है। 55 देशों को अगर मैं यहाँ पे दिखाने और बताने लगूंगा तो न केवल ये चैप्टर बोरिंग हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसके लिए आप साथ साथ मानचित्र देख रहे हैं मेरे साथ साथ। ये तो मैं मोटी मोटी विशेषताओं को बताने के लिए बताता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप कोई मानचित्र दीवार पर टंगा हुआ विश्व का या फिर एटलस, अगर आप अध्ययन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको ये करना ही होगा। तो आप मानचित्र में देखते रहिए। तो अफ्रीका में 55 देश हैं। हमने कुछ खास देशों को बताया है जिनका उल्लेख हम पढ़ाने के क्रम में करेंगे और जरूरी है, उन्हीं को हमने यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से देश हैं। बाकी सहारा क्षेत्र है, अफ्रीका का उत्तर वाला क्षेत्र सहारा है। यहाँ के तमाम सहारा रेगिस्तान के देशों को मैंने नहीं बताया है। मैप के हिसाब से गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये उत्तरी अफ्रीका। अफ्रीका से ज्यादातर प्रश्न दक्षिण वाला जो हिस्सा है अफ्रीका का, विषुवत रेखा के दक्षिण वाला हिस्सा, ये SOM सोमालिया से लेके दक्षिण अफ्रीका तक का जो हिस्सा है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं। बाकी हिस्सा इन देशों को देखने के लिए आप मानचित्र में देखेंगे। तो 55 में से मैंने उन्हीं देशों को दिखाया है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप आसानी से देख के समझ सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा, देते जाइए। अफ्रीका में टोटल 55 देश है। अफ्रीका में टोटल 55 देश है। इन 55 देशों में से 49 देश
मुख्य भूमि पर है, मुख्य भूमि पर 55 देश हैं, इनमें से 49 देश मुख्य भूमि पर हैं और शेष बचे कितने? 6 देश द्वीपीय हैं, 6 देश द्वीपीय हैं। अफ्रीका में टोटल 55 देश हैं, 49 देश मुख्य भूमि पर हैं और 6 देश द्वीप के रूप में, यानी आसपास जो सागर है, महासागर, उसमें छोटे छोटे द्वीपों के रूप में हैं। आइए इनके बारे में हम आगे जानें। अफ्रीका के 55 देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? अल्जीरिया। ये AL लिखा है, इसको हम कहते हैं अल्जीरिया। यहाँ पे अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया। अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश अर्थात नाइजीरिया। समझ में आ गया? ठीक है। नाइजीरिया को देखा जाए तो नाइजीरिया से एक सवाल बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। 2 जनजातियां नाइजीरिया निवास करती हैं, उनका नाम है हाउसा। 2 जनजातियां, एक हाउसा और दूसरा फुलानी। नाइजीरिया में 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। हाउसा कृषक है, ये खेती करते हैं। हाउसा जो जनजाति है वो कृषक जनजाति है, ये खेती करती है। हाउस मैंने लिख दिया है हाउसा। और फुलानी जो है ये पशुपालक होते हैं। नाइजीरिया में 2 जनजातियां निवास करती हैं, एक हाउसा और दूसरा नाइजीरिया। अफ्रीका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। इसमें 2 प्रमुख जनजातियां निवास करती है, एक हाउसा और दूसरा फुलानी। हाउसा कृषक है और फुलानी पशु पालते हैं। ठीक है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशल्स है। हिंद महासागर में देख रहे हैं, ये हिंद महासागर में ये तंजानिया है। TN अर्थात तंजानिया। आप अपने एटलस में भी मानचित्र में देखिए, तंजानिया के पूरब में आते जाइए तो हिंद महासागर में छोटा सा देश है, सेशल्स लिखा हुआ है। ये अफ्रीका का सबसे छोटा देश है सेशल्स। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशल्स। किस सागर में है? महासागर में, हिंद महासागर में। अक्सर द्वीपों को सागर या महासागर से सुमेलित करने के लिए भी एग्जाम में सवाल आते हैं। तो मैं यहाँ मानचित्र पढ़ाते समय जो भी चीज बोलूँ वो सब कुछ आपके लिए बहुत ही काम का है और सब कुछ पूछा हुआ है। तो सेशल्स अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, हिंद महासागर में। अफ्रीका के जो 6 द्वीपीय देश मैंने बताया कि अफ्रीका में 55 देश है, 49 मुख्य भूमि पर 49 और 6 द्वीपीय देश है, द्वीप के रूप में है। यहाँ पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है अफ्रीका के पूर्व में, इसे हम कहते हैं मेडागास्कर। हमने लाल कलर से इसको रंग दिया है, इसको कहते हैं मेडागास्कर। यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है ये मेडागास्कर। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय, 6 द्वीपीय देश है अफ्रीका में, सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो है कि ये यहाँ जो अफ्रीका का देश है इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक। हमने M लिखा है ना, M। पहले हम 6 देशों के नाम बता देते हैं। मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोन, मॉरिशस, साओ टोमे और छठवां है केप वर्डे। 6 देशों का हम नाम फिर से बता रहे हैं जो द्वीपीय देश है अफ्रीका के। मेडागास्कर, कोमोरोन, सेशल्स, मॉरिशस, साओ टोमे और केप वर्डे। आइए इन 6 द्वीपों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर है। मेडागास्कर मोजाम्बिक से अलग होता है। ये मोजाम्बिक अफ्रीका का देश, हमने M लिखा है। तो बीच में जो सकरा सागर है, ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में जो सकरी जल राशि है, सकरा समुद्र है, इसे हम कहते हैं, हमने एरो खींच के दिखा दिया है, इसे हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, क्योंकि मोजाम्बिक के बगल में है। ये मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक देश के बगल में जो सागर है सकरा सा, उसे हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, अर्थात चैनल जल संधि को ही कहते हैं। अर्थात मोजाम्बिक
मोजाम्बिक जल संधि। तो आप देखेंगे कि मेडागास्कर मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका के मुख्य भाग से या मोजाम्बिक से अलग होता है। मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका से या मुख्य भूमि से या मोजाम्बिक से अलग होता है। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल में एक और देश है, मोजाम्बिक चैनल में ही है, इसे हम कहते हैं कोमोरोन। ये दूसरा द्वीपीय देश में बता रहा हूं, दूसरा द्वीपीय देश कोमोरोन, कोमोरोन। मेडागास्कर के बाद दूसरा देश मैंने बताया द्वीपीय जो है वो है कोमोरोन। कोमोरोन के बाद तीसरा है सेशल्स। हमने थोड़ी देर पहले सेशल्स के बारे में बताया कि अफ्रीका का सबसे छोटा देश है सेशल्स। तीसरा द्वीपीय देश है सेशल्स। चौथा द्वीपीय देश है हिंद महासागर में ही मॉरिशस। देखिए मेडागास्कर के ठीक पूर्व में पड़ता है, मेडागास्कर के ठीक पूर्व में पड़ता है मॉरिशस। मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग काफी रहते हैं मॉरिशस में। मॉरिशस का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल का ही होता है मॉरिशस में। बहुत ही खूबसूरत द्वीप है। भारत से बाहर घूमने का अर्थ है कि सबसे पहले अगर भारत से बाहर घूमने जाना है और वास्तव में सबसे ज्यादा खूबसूरती एक जगह पर देखनी है, या फिर आप कहते हैं कि एक ही जगह पे पूरी दुनिया की संस्कृतियों को देख लेना है, अमेरिका से लेकर सिंगापुर तक की संस्कृति को, तो सब कुछ देखने के लिए एक जगह मिलेगा मॉरिशस में। मॉरिशस में दुनिया भर की संस्कृतियां रहती हैं। सस्ता द्वीप है, बहुत महंगा नहीं होता है और बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे नज़ारे बदल जाते हैं। हिंद महासागर का द्वीप है मॉरिशस। तो मेडागास्कर, कोमोरोन, सेशल्स के बाद चौथा द्वीप मैंने बताया हिंद महासागर में मॉरिशस। पांचवा देश है साओ टोमे। साओ टोमे, यहाँ जो सागर है ये तो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही अफ्रीका के इस कोने पर यानी नाइजीरिया के दक्षिण में जो छोटा सा सागर है उसे हम कहते हैं गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनिया। एटलस में लिखा हुआ है गल्फ ऑफ गिनिया, इसे कहते हैं गिनी की खाड़ी। तो पांचवा द्वीपीय देश जो है उसको कहते हैं साओ टोमे। किस खाड़ी में है? गिनी की खाड़ी में है। अब साफ साफ देखिए विषुवत रेखा पर है, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री अर्थात विषुवत रेखा। तो साओ टोमे विषुवत रेखा पर स्थित देश है। नाइजीरिया के दक्षिण में देखिए, या ये जी से गैबोन, अफ्रीका का पश्चिमी देश है ये गैबोन। गैबोन के पश्चिम में साओ टोमे किस रेखा पर है? विषुवत रेखा पर स्थित देश है साओ टोमे। छठा देश है द्वीपीय देश। 6 द्वीपीय देश मैंने बताया, 55 देशों में से 6 द्वीपीय हैं। छठा द्वीपीय देश केप वर्डे। केप वर्डे, केप वर्डे आप एटलस या मानचित्र में देखकर खुद बताइएगा कि अफ्रीका की किस मुख्य भूमि पर, किस देश के बगल में सागर, कौन से सागर में केप वर्डे है। आप केप वर्डे द्वीप को एटलस में जोड़िए, छठा द्वीपीय देश, खुद मुझे बताइए। साथ में आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और करेंगे तो मुझे जवाब देंगे तो बेहतर लगेगा, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो आप केप वर्डे को ढूंढ कर बताइएगा कि अफ्रीका के पास कौन सा द्वीपीय देश है, केप वर्डे कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, आगे देखते हैं। अफ्रीका का एटलस में हमेशा ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण। पीछे क्या होता है? पश्चिम। और इधर पूरब। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अफ्रीका का जो उत्तर पूर्वी सिरा है, उत्तर और पूर्वी ये सिरा, ये तो अरब प्रायद्वीप एशिया में आता है। अफ्रीका का उत्तर पूर्वी सिरा ये त्रिभुज जैसा है, आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं उत्तर पूर्वी अफ्रीका। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका का जो उत्तर, हम सेशल्स यहाँ पे मिटा दे रहे हैं सुविधा के लिए। अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश हैं, ये ध्यान से देखिएगा। सबसे बाहरी हिस्से में सोमालिया है, पीछे है इथोपिया, सोमालिया के पीछे इथियोपिया कहते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, इथियोपिया। एक यहाँ छोटा सा देश है, आपको वहां से कैमरे से शायद दिखता नहीं, तो हमने उसे लाल कलर से पेंट कर दिया है। ये छोटा सा देश, इसे हम कहते हैं जिबूती। सोमालिया, दूसरा इथियोपिया,
तीसरा जिबूती, सोमालिया, इथोपिया और छोटा सा देश है जिबूती, लाल सागर के बगल में देखिए। इन तीनों देशों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अर्थात अफ्रीका के उत्तर पूर्वी सिरे को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं, 3, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, 3 देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कैसा क्षेत्र है। पहला ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र है, दूसरा सघन खेती का क्षेत्र है, तीसरा पशुपालन का क्षेत्र है, चौथा मछली पालन का क्षेत्र है, या जो भी। तो हम यहाँ पे बता दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पशुपालन का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में झाड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं, चरागाह बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पशुओं को बहुत ही बड़ी मात्रा में पाला जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पशुपालन का क्षेत्र है। विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के 7 देशों से होकर गुजरता है। पश्चिम से पूरब की ओर हम गिना दें, साओ टोमे, देखिए साओ टोमे एक द्वीपीय देश है अफ्रीका का, 6वां देश जो मैंने बताया, 5वां देश जो मैंने बताया था द्वीपीय देश साओ टोमे। पूर्व में गैबोन, जी लिखा हुआ है ना, गैबोन। गैबोन के पूर्व में कांगो, सी लिखा हुआ है, कांगो। कांगो के पूर्व में लिखा है रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो को जायरे भी कहते हैं, क्या, जायरे। उसके पूर्व में यूजी अर्थात युगांडा, उसके पूर्व में केन्या, उसके पूर्व में देखिए सोमालिया में भी थोड़ा सा हिस्सा आ गया, ये सोमालिया, सोमालिया में भी, सोमालिया के भी थोड़े से हिस्से में विषुवत रेखा गुजर रही है। हम फिर से गिना दें, 7 देशों से अफ्रीका की विषुवत रेखा गुजरती है। साओ टोमे, गैबोन, नोट करना है, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, विषुवत रेखा 7 देशों से गुजरती है। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। ये मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है। आमतौर पे लोग जीके की किताबों में रट लेते हैं कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, लेकिन वो तो एसएससी का प्रश्न है, पीसीएस में ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूरा विस्तार पूछ लेता है कि कौन से देशों में है। तो कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देशों में है। यह है आपका नामीबिया, NA अर्थात नामीबिया, BOT अर्थात बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। देखिए ये लाल लाल कलर का क्षेत्र है ना, ये है कालाहारी मरुस्थल। 3 देशों में फैला हुआ मैंने इसे दिखा दिया है, नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, 3 देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। दक्षिण अफ्रीका में के भीतर 2 छोटे छोटे देश हैं। दक्षिण अफ्रीका ये देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक दक्षिण अफ्रीका के भीतर 2 छोटे छोटे देश हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका से घिरे हुए चारों तरफ से, भूमिबद्ध जिसको हम कहते हैं, लैंडलॉक। तो दक्षिण अफ्रीका में 2 छोटे छोटे देश हैं, इसको हम कहते हैं लेसोथो। दक्षिण अफ्रीका में 2 भूमिबद्ध देश हैं छोटे छोटे, एक है लेसोथो और दूसरा है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। नीचे वाला लेसोथो है, अपने एटलस में देख लीजिएगा, और इसके ऊपर वाला ये है स्वाजीलैंड। 2 देश अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में भूमिबद्ध है। साउथ अफ्रीका, उसके ऊपर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल के पश्चिम में जो देश है, मोजाम्बिक चैनल के पश्चिम में इसे क्या कहते हैं, मोजाम्बिक, यानी मेडागास्कर मोजाम्बिक चैनल द्वारा मोजाम्बिक से अलग होता है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के ऊपर जो देश है उत्तर में, साउथ अफ्रीका के उत्तर में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के उत्तर में ये है TN लिखा हुआ है, इसे कहते हैं तंजानिया। तंजानिया के पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं, ये देश नहीं है, द्वीप हैं, तंजानिया के ही है ये। तो 2 छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं।
इनका नाम है, एक का पेम्बा, एक का नाम है पेम्बा और दूसरे का नाम है जंजीबार। जंजीबार, पेम्बा और जंजीबार तंजानिया के पूर्व में। तो मैं कहना चाहता हूं कि तंजानिया के पूर्व में हिंद महासागर में स्थित, तंजानिया के तट पर हिंद महासागर में पेम्बा और जंजीबार द्वीपों पर लौंग और इलायची की बड़ी मात्रा में खेती होती है। पेम्बा और जंजीबार द्वीपों पर लौंग और इलायची की सघन खेती की जाती है, बड़ी मात्रा में खेती की जाती है, खूब यहाँ पे उगते हैं लौंग और इलायची। दुनिया में 90% लौंग उत्पादन, पूरे विश्व का 90% लौंग उत्पादन इन्हीं दोनों द्वीपों पर होता है। पूरे विश्व का 90% लौंग उत्पादन लगभग इन्हीं दोनों द्वीपों पर होता है, पेम्बा और जंजीबार पर। ठीक, अफ्रीका का जो अधिकतर हिस्सा आप देख रहे हैं ये पठारी है। पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है? पठार में शिखर, पहाड़ में शिखर होते हैं जो बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं, पहाड़ ऊपर उठे हुए शिखर वाले होते हैं। और पठार क्या होता है? यानी पहाड़ अगर ऐसा होता है तो पठार क्या होता है? पठार ऐसे उठा हुआ होता है, ये देख रहे हैं, इस पे शिखर नहीं होता। ये है पर्वत और ये है पठार, ऐसा होता है पठार। यानी पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप जो है पठारी है, ऊपर की ओर उठा हुआ है। कैसे? भारत के दक्षिण भारत में जैसे ही आप मध्य प्रदेश में प्रवेश करते हैं, मिर्जापुर से शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद के बगल में मिर्जापुर है, वहां से पठार शुरू हो जाता है। बलुआ पत्थर काटे जाते हैं। बलुआ पत्थर कहाँ से आते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के पठार से आते हैं, दक्षिण भारत के। तो पूरा मिर्जापुर से पठारी भारत शुरू होता है और चला जाता है कन्याकुमारी तक। यानी पूरा दक्षिण भारत टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ है, पथरीला है। उसी तरह पूरा का पूरा अफ्रीका लगभग पथरीला है और टेबल की तरह ऊपर उठा हुआ है, ऐसा है। तो अफ्रीका चूंकि पठारी है इसलिए अफ्रीका में पर्वत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। ठीक, हम ये कहना चाहते थे कि अफ्रीका पठारी होने के कारण यहाँ पर पर्वत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका में प्रमुख रूप से 2 पर्वत पाए जाते हैं। पहला का नाम है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत और दूसरे का नाम है एटलस पर्वत। अफ्रीका में प्रमुख रूप से 2 पर्वत पाए जाते हैं, एक है ड्रैकेंसबर्ग और दूसरा है एटलस। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में। हम मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। किस देश में है? साउथ अफ्रीका में। ड्रैकेंसबर्ग पूछता है ये हमेशा, छोटा पर्वत है इसलिए छोटे पर्वतों के विषय में ही ज्यादा पूछेगा। आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि हिमालय कहाँ है। छोटे छोटे पर्वतों के विषय में जानकारी लेता है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत साउथ अफ्रीका में है। दूसरा है एटलस। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। उत्तरी और पश्चिमी, यहाँ पे 2 देश हैं। अफ्रीका के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, मैंने बताया। अल्जीरिया के पश्चिमी जो देश है उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए, लिखा है मोरक्को। तो एटलस पर्वत 2 देशों में विस्तृत है, एक मोरक्को और दूसरा अल्जीरिया। एटलस पर्वत का विस्तार 2 देशों में है, मोरक्को और अल्जीरिया। एटलस पर्वत पर एटलस पर्वत की सबसे जो ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जो सबसे एक पर्वत पर एक शिखर नहीं होते, शिखरों की श्रृंखला होती है, 1 2 3 4, कई शिखर बने होते हैं एक पर्वत पर। जैसे हिमालय में बहुत सारे शिखर हैं, नामचा बरवा है, एवरेस्ट है, माउंट मकालू है, और भी अन्नपूर्णा है, त्रिशूल है, बहुत सारे शिखर होते हैं एक पर्वत पर। उसी तरह से एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, उसे हम कहते हैं माउंट एम्प्टी, मतलब माउंट टूबकल। माउंट टूबकल शिखर किस पर स्थित है? एटलस पर्वत पर स्थित है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टूबकल। ओके, ठीक है। चूंकि अफ्रीका में ज्यादा पर्वत नहीं है
अफ्रीका में ज्यादा पर्वत नहीं, हमने बताया दो ही प्रमुख पर्वत है, एक एटलस और दूसरा ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि अफ्रीका में पर्वत नहीं है इसलिए ज्वालामुखी भी नहीं है। ज्वालामुखी वहीं पाए जाते हैं जहां पे कि पर्वत होते हैं, खासकर वलित पर्वत। वलित पर्वत के बारे में हम बाद में बताएंगे, जैसे हिमालय, बड़े पर्वत जो भी दुनिया के हैं, हिमालय, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स यूरोप का, जो भी बड़े पर्वत है दुनिया के वो वलित पर्वत है, फोल्डेड, मुड़कर उठ गए हैं। जो मुड़कर उठ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फोल्ड हो जाना, उसलिए हम क्या कहते हैं उसे वलित पर्वत। तो ज्वालामुखी जो दुनिया के हैं स्थल खंडों पर, ज्वालामुखी तो समुद्रों में भी है, लेकिन स्थल खंडों पे जो ज्वालामुखी है ज्यादातर वलित पर्वतों के साथ साथ पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में वलित पर्वत नहीं है, इसलिए अफ्रीका में ज्वालामुखी भी नहीं है। पूरे अफ्रीका में केवल एकमात्र ज्वालामुखी पाया जाता है, इसे हम कहते हैं माउंट कैमरून। ये देखिए नाइजीरिया की पूर्व में एक देश है, नाइजीरिया के पूर्व में एक देश है, गैबोन के उत्तर में और नाइजीरिया के पूर्व में, इसे हम कहते हैं कैमरून, कॉर्नर पे बिल्कुल। कैमरून में एक ज्वालामुखी है, नाम है माउंट कैमरून। तो पूरे अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट कैमरून। अफ्रीका के झीलों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, अफ्रीका के लेक से और झीलों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अफ्रीका की झीलें बहुत ही रहस्यमयी और बहुत दिलचस्प हैं। जीके की किताबों में इस रहस्य के बारे में आमतौर पर उल्लेख नहीं होता। ये लाल वाले हिस्से देख रहे हैं ना, ये अफ्रीका की झील है, ये जो लाल वाले हिस्से। तो जीके की किताबों में अफ्रीका की झीलों के रहस्य के विषय में चर्चा आमतौर पर नहीं होती है। हम इनके रहस्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसके बाद इन झीलों के विषय में याद करना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए, अफ्रीका की झीलों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, हम अफ्रीका की झीलों पर बात करते हैं। झीलों के विषय में फैक्ट जानने से पहले इनके रहस्य पर बात करते हैं। ये विक्टोरिया झील है। हम जब विषुवत रेखा 7 देशों से गुजरती है बता रहे थे, तो युगांडा और केन्या के बीच विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर ही स्थित है। अफ्रीका की कौन सी झील विषुवत रेखा पर स्थित है? विक्टोरिया झील। देखिए विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया से एक नदी निकलती है, ये देखिए लाल रंग की रेखा दिख रहे हैं, नील नदी कहते हैं, नाइल। नील नदी निकलती है, उत्तर की ओर बहती है और किस सागर में जाती है? भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर में यानी सूडान और मिस्र में, यह युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान, पहले तो सूडान ही था, अब सूडान 2 भागों में बट गया है, नीचे दक्षिणी सूडान, ऊपर उत्तरी सूडान। सूडान और दक्षिणी सूडान तो 4 देशों से बहता है नील नदी। युगांडा, दक्षिणी सूडान और मिस्र। ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मिस्र। तो और नील नदी जब मिस्र में प्रवेश करती है तो नील नदी पर मिस्र में भी एक झील है, इसका नाम है नासिर झील। क्या? नासिर झील। यानी विक्टोरिया से जब नील नदी निकलती है मिस्र में पहुंचती है तो वहां पे भी एक झील है, उसको हम कहते हैं नासिर झील। विक्टोरिया के दक्षिण में एक झील है, इसको हम कहते हैं टंगनिका झील। विक्टोरिया के दक्षिण में टंगनिका झील है। टंगनिका के दक्षिण में ये जो झील है इसे हम कहते हैं मलावी। हमने 4 झीलों के बारे में बात की, नासिर, विक्टोरिया, टंगनिका, मलावी। इन झीलों के बारे में फैक्ट्स से मैं आपको, तथ्यों से मैं आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ रोचक बातें पहले बता दूं। आप नील नदी के मुहाने से देखिए नासिर झील, नील नदी की जो लाइन है, फिर दक्षिण में विक्टोरिया, फिर टंगनिका, फिर मलावी, ये एक ही पंक्ति में नहीं दिखाई दे रही है, एक ही पंक्ति में दिखाई दे रही है। देखिए एक ही पंक्ति में है ये। अच्छा बताइए, पानी कहां भरता है? गड्ढे में कि ऊंचे वाले स्थल पर? पानी कहां भरता है? गड्ढे वाली जगह पे। जहां गड्ढा होगा, जहां गहरा इलाका होगा, वहां क्या भर जाएगा? पानी। तो वहां क्या बन जाता है? झील। नदी भी कहां बहना पसंद करती है? ऊंचाई वाले स्थल पे या गहरे क्षेत्रों में? नदी भी गहरे क्षेत्रों में बहना पसंद करती है। जल का प्रकृति ऐसा है कि वो नीचे क्यों लुढ़केगा हमेशा। तो चाहे नदी हो नील, चाहे ये चारों झीलें हैं, नासिर, विक्टोरिया, टंगनिका, मलावी, और भी झीलें छोटी छोटी, हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, हमारा उद्देश्य अभी समझाना है।
तो ये हमने कहा कि झील और नदी सबसे गहरे हिस्सों में पाई जाती है। इससे संकेत क्या मिला कि नील नदी की मुहाने से लेकर मलावी झील तक का जो इलाका है वो क्या है, नीचे धंसा हुआ है। ये बात समझ आई कि नील नदी की मुहाने से लेकर एक लाइन है मलावी झील तक, ये पूरा इलाका नीचे धंसा हुआ है। नीचे धंसे हुए इलाके को हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी। ठीक वैसे जैसे हम अमेरिका पढ़ा रहे थे तो वहां पे कैलिफोर्निया की भ्रंश घाटी थी। कैलिफोर्निया भ्रंश घाटी क्या थी, नीचे धंसा हुआ इलाका था, रॉकी पर्वत के अंतर्गत नीचे धंसा हुआ इलाका, वो कैलिफोर्निया की भ्रंश घाटी थी। उसी तरह पूर्वी अफ्रीका का जो हिस्सा है, ये पूरा पूर्वी अफ्रीका है, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा नील नदी की मुहाने से लेकर मलावी झील तक एक भ्रंश घाटी है। अब ये बहुत गहरी नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे गहरी होती चली जा रही है। यानी पूर्वी अफ्रीका में भ्रंश घाटी पाई जाती है, इसे हम दरार घाटी भी कहते हैं। अर्थात पूर्वी अफ्रीका में दरार पड़ रही है। फिर आइए कारण बताते हैं। धरती गोल है, धरती पर क्या है, महासागर और महाद्वीप, 5 महासागर और 7 महाद्वीप। धरती 5 महासागरों और 7 महाद्वीपों से मिलकर बनी है। धरती का जो ऊपरी भूसतह धरातल है, धरातल के नीचे 200 से 250 किलोमीटर की गहराई पर, धरती गोल है फुटबॉल की तरह, धरातल से नीचे 200 से 250 किलोमीटर की गहराई पर पृथ्वी में कठोर परत पाई जाती है। यानी पृथ्वी इतनी बड़ी है तो कठोर परत थोड़ी छोटी होगी, ऐसे, यानी 200 किलोमीटर की गहराई पर ऐसे। उस कठोर परत को हम क्या कहते हैं, प्लेट। प्लेटें एक नहीं है, कुल 6 बड़ी प्लेटें हैं। कुल कितनी बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें हैं, यानी आपस में विभाजित है। वो जो महाद्वीप और महासागरीय भाग है जो ऊपर से दिखाई देता है, वो उन्हीं 6 बड़ी प्लेटों पर स्थित हैं। ये प्लेटें आपस में गतियां करती हैं, यानी 2 प्लेट या तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, टकराते हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो निश्चित है कि कहीं न कहीं 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी। नियम है गोल वस्तु का कि अगर 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो 2 प्लेटें कहीं न कहीं आपस में टकराएंगी। तो जो महासागरीय भाग और महाद्वीपीय भाग है, ये प्लेटों पर स्थित है। हमने जब उत्तरी अमेरिका पढ़ा रहा था तो हमने बताया कि कैलिफोर्निया और दक्षिण कैलिफोर्निया में भ्रंश घाटी लगातार पीछे की ओर खिसकती चली जा रही है। हमने बताया था कि एक समय ऐसा आएगा कि दक्षिणी कैलिफोर्निया और कैलिफोर्निया राज्य पश्चिम की ओर चला जाएगा, अमेरिका से अलग हो जाएगा, यूएसए से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि धरती के नीचे प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही हैं। ठीक उसी प्रकार अफ्रीका के नीचे जो प्लेट है उसे हम कहते हैं अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट में धरती के नीचे यहाँ पर गलन हो रही है, गलन मतलब गल रही है अफ्रीकन प्लेट। यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट गल रही है। कोई भी प्लेट पहले गलना शुरू करती है, गलने के बाद जब वो गल जाती है तो फिर टूट जाती है। पहले गलेगी फिर टूट जाएगी। तो यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट गल रही है, इसलिए ये वाला धरातल धंस रहा है अर्थात गड्ढा हो रहा है। इस गड्ढे में नील नदी, नासिर झील, विक्टोरिया झील, टंगनिका लेक, मलावी झील लाइन से बने हुए हैं। एक समय आएगा तो गल रही है, गलने के साथ साथ ही फैलाव भी शुरू हो चुका है। गलने के साथ साथ भी अफ्रीकन प्लेट के पूर्वी हिस्से में फैलाव भी शुरू हो चुका है, अर्थात एक दूसरे से अब दूर हटने वाले हैं। जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है, अफ्रीका की भ्रंश घाटी भी लगातार चौड़ी होती जा रही है। ये रोचक बात है। यहाँ पर जो भ्रंश घाटी है वो लगातार फैलती चली जा रही है। यानी नील नदी की चौड़ाई भी, अगर घाटी चौड़ी हो रही है, नील नदी की चौड़ाई भी बढ़ती जाएगी। विक्टोरिया झील, टंगनिका झील, मलावी झील, इनकी चौड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा कि प्लेट पूरी तरह से टूट जाएगी। अफ्रीकन महाद्वीप के नीचे जो अफ्रीकन प्लेट है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, पूरी तरह से ऐसे टूटकर दूर हटने लगेगी। दूर हटने की जो दर होती है प्लेटों की, वो साल भर में 1 या 2 सेंटीमीटर होती है। कितना? 2 या 3 सेंटीमीटर एक साल में। बहुत स्लो होती प्रक्रिया है। ये लाखों साल में घटित होता है, करोड़ों साल में। तो लाखों या करोड़ों साल बाद का नजारा क्या होगा? लाखों या करोड़ों साल बाद ये वाला हिस्सा टूटकर पूरब की ओर बह जाएगा, हिंद महासागर की तरफ चला जाएगा और अफ्रीका महाद्वीप का आकार इतना हो जाएगा। कितना?
इतना नील नदी के सहारे पूर्वी हिस्सा यहीं तक रह जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये वाला हिस्सा टूटकर पूरब की ओर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे लाल सागर का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। अरब प्रायद्वीप देख रहे हैं, पहले ही अफ्रीका से लगा हुआ था, यानी अरब प्रायद्वीप लगातार उत्तर की ओर खिसक रहा है। अरब प्रायद्वीप के उत्तर की ओर खिसकने से क्या बन गया? लाल सागर। तो आने वाले समय में नील नदी और मलावी झील तक का जो दरार घाटी है, भ्रंश घाटी है, यहाँ पर समुद्र बन जाएगा। ये टूटकर पूर्व में चला जाएगा करोड़ों वर्षों बाद। तो भूमध्य सागर का जो जल है वो कहाँ मिल जाएगा? फैल जाएगा हिंद महासागर तक। नील नदी, विक्टोरिया झील, टंगनिका झील, मलावी झील होते हुए भूमध्य सागर का जल चलाएगा मेडागास्कर तक, यानी लाल सागर की तरह एक यहाँ भी सकरा सा सागर बन जाएगा। इसी प्रक्रिया से लाल सागर का भी निर्माण हुआ है। मेडागास्कर भी आप ध्यान से देखेंगे तो पहले मोजाम्बिक से सटा हुआ था। आप मेडागास्कर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको चाहे तो इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे एक ही वस्तु के दो टुकड़े करके आपस में जोड़ सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार आप मानचित्र में मेडागास्कर को अपने एटलस में ध्यान से देखिए, क्योंकि हम हो सकता है उतना सटीक न बनाए हों। मानचित्र में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मेडागास्कर को ले जाके फिर से जोड़ा जा सकता है, फिट हो जाएगा उसमें बिल्कुल। तो मेडागास्कर भी टूटकर अलग हुआ है, तो बीच में क्या बन गया? मोजाम्बिक चैनल। ये टूट रहा है धीरे धीरे, इसलिए नील नदी की घाटी भी धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। एक समय आएगा कि यहाँ पे समुद्र बन जाएगा। अब आप समझे, महाद्वीप और महासागर भाग स्थिर नहीं है, लगातार एक दूसरे से टूटते और जुड़ते रहते हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा कि धरती पर एक समय बहुत कार्बोनिफेरस युग के पहले, कार्बोनिफेरस एक युग था अतीत काल का, उसमें एक विशाल महाद्वीप होता था, एक ही महाद्वीप होता था, उसको हम कहते थे पैंजिया। एक विशाल महाद्वीप था पैंजिया, और विशाल महाद्वीप के चारों ओर एक विशाल महासागर था, उसे हम कहते थे पैंथालासा। पैंजिया में विखंडन हुआ और आज कितने द्वीपों के रूप में, महाद्वीपों के रूप में 7 महाद्वीपों में बट गया। महाद्वीप भी आपस में धीरे धीरे टूट रहे हैं। देखिए मोजाम्बिक, मेडागास्कर टूट गया, पूर्वी अफ्रीका टूटने वाला है। यूएसए जब मैंने पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि यूएसए का पश्चिमी हिस्सा, यूएसए वाले चैप्टर में देखिएगा, यूएसए का पश्चिमी हिस्सा जो कैलिफोर्निया राज्य है वो अलग हो जाएगा और कैलिफोर्निया की खाड़ी उत्तर तक फैल जाएगी। इसी तरह मैंने बताया, इसी तरह हिमालय भी लगातार उत्तर की ओर जा रहा है। भारत को आप देखेंगे, भारत लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है मानचित्र में। भारत मानचित्र के हिसाब से देखिए तो भारत भी लगातार उत्तर की ओर प्रवाहित हो रहा है, ऊपर उत्तर होता है। तो भारत भी चाइना की तरफ धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। दर क्या है? एक साल में 1 या 2 सेंटीमीटर। भारत खिसक रहा है तो पहले कहाँ था? जो दक्षिण भारत का हिस्सा यहाँ पे है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा आप यहाँ पे देखते हैं, ये भारत पहले कहाँ था? अफ्रीका से सटा हुआ था। भारत अफ्रीका से ही टूटकर उधर गया है, यानी ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये वाला कॉर्नर, यानी ये वाला कॉर्नर लाके आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जोड़ सकते हैं, जुड़ जाएगा, फैल के उधर चला गया है। इसी तरह से पहले पैंजिया से खंडन हुआ, महाद्वीप बने, और महाद्वीप भी आपस में धीरे धीरे टूट रहे हैं। बात सुनने में खतरनाक है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रक्रिया करोड़ों वर्षों में घटित होगी, पता नहीं तब तक हमारा क्या होगा, इसका भरोसा नहीं है। तो ये हो गया अफ्रीका की झीलों का रहस्य। अब झीलों के बारे में फैक्ट, अफ्रीका की झीलों के विषय में जो फैक्ट है, इनकी सीमाएं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किन किन देशों से घिरा है, और क्या विशेषता है, खारा है कि ताजे पानी की झील है, क्या है, अफ्रीका की नदियों की विशेषताएं, और अफ्रीका के कुछ खनिज क्षेत्र, इन पर, और अफ्रीका की जलवायु और वनस्पतियां जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका हमने पढ़ाया था, अलग अलग जलवायु क्षेत्र, वैसी वनस्पतियां, कैसी वर्षा, कैसा सूखा, कैसा मरुस्थल, ये सारा कुछ हम अगले वीडियो में बताएंगे अफ्रीका पार्ट 2 में, इसलिए इंतजार करिए। नमस्कार।